सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, ये बहुत खेद से आज कहना पड़ रहा है कि ये महिला आरक्षण विधेयक नहीं है, ये परिशमन का विधेयक है जिसके ऊपर महिला विधेयक का अमली जामा चढ़ाया गया है। महिला आरक्षण विधेयक तो 2023 में पारित हुआ था और उसमें साफ तौर पे कहा था कि जो पहला सेंसस होगा 2023 के बाद, उसके आधार के ऊपर उसके बाद परिशमन होगा और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो राज्यों में एडजस्ट की जाएंगी। पिछले 30 महीने में ऐसा क्या बदल गया कि 2023 के बाद के सेंसस की बात करने वाली सरकार आज 16 साल पीछे 2011 के सेंसस पे पहुंच गई। इस बात का जवाब सरकार की तरफ से अभी तक तो अब तक की बहस में आया नहीं है। दूसरा, मैडम चेयरपर्सन, आई हैव बीन क्वाइट फ्लमॉक्स्ड बाय व्हाट मिनिस्टर मेघवाल has been trying to convey to this house since morning. On one hand, and if I heard him correctly, he says that the total increase in the seats would be capped at 50%. The bill says that the delimitation will be done on the basis of the 2011 census, and Parliament is capping the upper ceiling of seats at 850. The bill nowhere says that the number of seats will be increased by 50%. In fact, this is not the job of the government. This is the job of the Delimitation Commission to decide what would be the increase. And allow me to illustrate that. In 1950, when the first delimitation was carried out, it was carried out by the President in consultation with the Election Commission. They decided that the total number of seats will be 497 और 2 सीट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए। फिर जब 1956 में डिलिमिटेशन हुई, जब पहला डिलिमिटेशन कमीशन बना, तो उन्होंने तय किया कि 505 सदस्यों की लोकसभा होगी। फिर जब दूसरा डिलिमिटेशन कमीशन बना, उसने तय किया कि इसकी संख्या बढ़कर 508 होगी। जब तीसरा बना 1963 में, उन्होंने तय किया कि 523 होगी। और फिर जो अगला डिलिमिटेशन कमीशन बना, उसने तय किया कि 545 होगी, जबकि जो 81-1 का कैप है, वो 81-1 का कैप 550 के ऊपर है। So therefore, the government is either trying to undercut the delimitation commission, because the government in no way can dictate to the delimitation commission what would be the increase in number of seats. And now, if you go by what is written in the bill, I'm only talking about what is written in the bill. Bill says total number of seats will be increased to 850. Delimitation will be done on the basis of the 2011 census. उसके हिसाब से एक लोकसभा का संसदीय क्षेत्र में 14.85 लाख वोट होगी। जो छोटे राज्य हैं, जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम है, उनकी परिस्थिति संविधान में दूसरी है। अब इसका असर क्या होगा? इसका असर यह होगा कि सेंट्रल इंडिया में सीटें बढ़ेंगी 199 से 308, 109। जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, जो उत्तर पश्चिम भारत है, उसमें बढ़ेंगी 16, पंजाब बढ़ेगा 13 से 19। दक्षिण भारत में ये बढ़ेंगी 132 से 198, 66 सीटें बढ़ेंगी। केरल बढ़ेगा 20 से 23। उत्तर पूर्व की सीटें बढ़ेंगी 25 से 39, 14 सीट बढ़ेगी। पश्चिमी भारत में
78 से 116, 38 सीट बढ़ेंगी और पूर्वी भारत में 63 से 95, 32 सीट बढ़ेंगी। तो सवाल प्रोपोर्शन का नहीं है, सवाल एब्सोल्यूट नंबर्स का है कि एक तरफ तो जो भारत के पेरिफेरी के ऊपर राज्य हैं, उनका जो वर्चस्व है वो इस लोकसभा में कम होता गया है जैसे जैसे डिलिमिटेशन होती गई। और अगर संसद की संख्या 815 या 850 हुई, जो भी डिलिमिटेशन कमीशन तय करेगा, क्योंकि सरकार को वो अख्तियार नहीं है वो तय करने का, तो जो छोटे राज्य हैं, जो पेरिफेरल स्टेट्स हैं, जिन्होंने अब डेवलपमेंटल गोल्स उनको पूरा किया है, उनका वर्चस्व इस संसद में कम होगा। देयर पॉलिटिकल हेफ्ट इन दिस Lok Sabha, in this parliament, will be reduced. Next, I have not been able to understand, Madam Chairperson, who has drafted this bill. If you look at clause 3 of the bill, it amends 81(3), which is that the definition of population has been changed. Earlier it was population as on the basis of the last census. Now it is population on the basis of a census to be decided by Parliament. However, the proviso to 81(3), which says that number of seats will be fixed at the 1971 census and delimitation will be done on the basis of 2001 census, intersee the states, that has not been omitted. So effectively, by not omitting the provisos, you have made your own amendment completely infructuous. Because even if you say that the amendment itself makes the proviso infructuous, till the time you do not omit it, it does not happen. But the real elephant in the room, which the government has not addressed, Madam Chairperson, is Article 81(2)A, which is the enacting formula of Indian democracy, जो हमारी लोकतंत्र का आधार है। और वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य, 1 person, 1 vote and 1 value. Now, this was exactly the conundrum when the 42nd Amendment in 1976 decided to freeze the number of seats, which was extended by the 84th Amendment in 2001. Because ultimately, you have to balance this enacting formula of Indian democracy with the aspirations of federalism. Because this whole debate is really about how do you manage these two contradictions? The aspirations of states, and India is a union of states, and the enacting formula of Indian democracy. And that is why this requires a far more structured and serious discussion than the arbitrary manner in which this government is trying to ram this bill down the throat of Parliament. That is the real problem. Yes. That is the elephant in the room which is not being addressed. 81(2)A, till the time it continues to hold the field, whichever census you may take after 1971, the peripheral states will always lose as compared to the heartland states. That is the reality, and that's the federal balance which this delimitation disturbs. Then if you look at Article 82, Clause 4 amends Article 82 of the Constitution of India. See, earlier there was an automatic safeguard. It said readjustment after every census. That there is a census, there will be a delimitation commission. Census होगा,
परिशमन कमीशन बनेगी, परिशमन हो जाएगा। पर इस संशोधन ने क्या किया है, इन्होंने कहा है कि कौन सा सेंसस होगा जिसके ऊपर परिशमन होगा वो लोकसभा तय करेगी। कल को अगर सरकार चाहे कि हम 2011 के सेंसस में नहीं कराना चाहते, हम तो 1950 के सेंसस पे कराएंगे, 1951 के सेंसस पे कराएंगे, you facilitated that. So therefore a safeguard, a constitutional safeguard which said readjustment after every census, and census goes in a chronological order. By removing that safeguard, you can arbitrarily cherry pick which census that you want to use for delimitation, and that goes against the basic structure of the Constitution of India. My next point, Madam Chairperson, is कि यूपी का परिशमन तो हो ही नहीं सकता। इस विधेयक के हिसाब से यूपी का परिशमन हो ही नहीं सकता। मंत्री जी ध्यान से सुनिए, मेघवाल जी या ध्यान से सुनिए, आप जो विधेयक लेके आए हैं उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश का परिशमन हो ही नहीं सकता। वो इसलिए क्योंकि आपने धारा 170(1) को संशोधित ही नहीं किया। धारा 170(1) क्या कहती है? वो कहती है कि एक फ्लोर है कि 60 सीटों से कम की विधानसभा नहीं हो सकती और 500 सीटों से ज्यादा की विधानसभा नहीं हो सकती। और जब परिशमन होता है तो जो लोकसभा में उस राज्य की सीट होती है उसके इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। अब उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीट है, इंटीग्रल मल्टीपल 4 है, तो इसलिए 403 सीट है उनकी। अगर उत्तर प्रदेश कल 140 पे जाएगा, 142 पे जाएगा, अगर 2011 के सेंसस के अनुसार परिशमन होगा तो वो सीट पहुंच जाएगी विधानसभा की इंटीग्रल मल्टीपल से 560 पे। इट विल बी 560 विदाउट अमेंडिंग आर्टिकल 170 सब क्लॉज 1 और सब आर्टिकल 1। you cannot carry out the delimitation in उत्तर प्रदेश। अगर कोई आपका और प्लान है उत्तर प्रदेश को लेकर तो मैं नहीं कह सकता, पर इस हिसाब से परिशमन नहीं हो सकता है। मैं अगला आपको बताना चाहता हूं कि प्रोसेस क्या था, प्रक्रिया क्या थी सभापति महोदय, और मैं 2-3 मिनट और लूंगा। 1935 से प्रक्रिया ये थी कि पहले सेंसस होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगी, फिर राज्यों के बीच उन सीटों की एडजस्टमेंट होगी। और यही जो प्रक्रिया थी ये 1950 में जब पहला डिलिमिटेशन कमीशन बना, 1952 में, दूसरा बना 1963 में, तीसरा बना 1973 में, यही प्रक्रिया फॉलो की गई थी। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आप 15 साल पुराने आंकड़े उठा के आज का परिशमन करना शुरू कर दीजिए। But this is unheard of that you pick up outdated data. India has changed a lot. Its demographic profile has changed a lot between 2011 and 2026. You are picking up an old census to carry out a delimitation. Tomorrow you could have said that no, we'll pick up the 1950 census and do the delimitation of this country. I mean, this is absolutely awkward. My penultimate point is, सभापति महोदय, 543 पे तो लोकसभा चलती नहीं है। The house does not function at 543. Imagine this house at 815. 815 पे क्या हाल होगा? पहली लोकसभा 135 दिन के लिए बैठी थी हर साल। 17वीं लोकसभा सिर्फ 55 दिन बैठी है एक साल में। 815 लोग 55 दिन, इसको क्या आप नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ चाइना बनाना चाहते हैं? अगर लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज का साइज बढ़ भी गया उससे क्या फर्क पड़ता है? इस संसद का काम है देश के लिए कानून बनाना। इस संसद का काम है जो गंभीर राष्ट्रीय चुनौतियां हैं उसके ऊपर बहस करना।
आप जो स्टेट की असेंबलीज हैं उनको मजबूत कीजिए। कोई 15 दिन के लिए मिलती है साल में, कोई 17 दिन के लिए मिलती है, कोई 20 दिन के लिए मिलती है। यू strengthen the 73rd, 74th Amendment institutions, but don't tamper with the strength of Parliament. At 543, it is difficult for this Parliament to function. Imagine what this Parliament would be at 815 or 850. So my final, मेरा आखिरी निवेदन ये है कि ये जो भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली है, इससे खिलवाड़ मत कीजिए। 543 में से 181, एक तिहाई जो सीटें हैं वो आरक्षित करके भारत की महिलाओं को देकर उनका सशक्तिकरण कीजिए। इससे भारत की संसद भी मजबूत होगी, महिला सशक्तिकरण भी होगा और इस देश का लोकतंत्र और गौरवमय होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय।